हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ओर हमारा क्या हो गया, इकट्ठा हो गया है। अब ओर को हम क्या करेंगे, सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो दो प्रोसेस है हमारे पास, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। तो आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज जनरली सब्जेक्टेड टू कैल्सिनेशन या रोस्टिंग डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ। तो ओर के नेचर के हिसाब से, ओर का जैसा नेचर होगा उसके हिसाब से उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे। तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है कि ओर को हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग दोनों ही प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं ओर को, ताकि ऑक्साइड से ओर के ऑक्साइड से हमको मेटल को निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है एज कंपेयर टू अगर ओर हमारा सल्फाइड फॉर्म में रहेगा या कार्बोनेट फॉर्म में रहेगा। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने का सबसे फायदा है कि जो ओर है, ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो। तो ऑक्साइड में जब ओर हमारा कन्वर्ट हो जाता है, और तो ऑक्साइड और जो होता है उससे हमारे मेटल को निकालना ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू। तो ऑक्साइड ओर से मेटल को निकालना आसान है, ऑक्साइड ओर से, लेकिन सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर से मेटल को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले पढ़ लेते हैं कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होता है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कैल्सिनेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर को हम लिख सकते हैं और लिख सकते हैं या एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब हवा बहुत ही कम देते हैं इसके अंदर। तो लिमिटेड सप्लाई बोले मतलब हवा का प्रेजेंस बिल्कुल ही कम रहेगा। तो ओर को क्या करते हैं, ओर को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। देखो ये बॉक्साइट ओर है, Al2O3 बॉक्साइट किसका ओर है। इस बॉक्साइट को आप हीट करोगे, मतलब फर्नेस के अंदर, भट्ठी के अंदर, और उसके अंदर सप्लाई एयर का बिल्कुल ही नहीं रखना है, थोड़ा सा एकदम हवा देना है या बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। तो जब हम बॉक्साइट को गर्म करते हैं एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे गर्म करना है। मेल्टिंग पॉइंट से नीचे मतलब बॉक्साइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके नीचे आप इसको फर्नेस के अंदर क्या करोगे, FURNACE, फर्नेस के अंदर। फर्नेस होने होता है भट्ठी हिंदी में, जो ईंट जिसमें पकता है। तो फर्नेस के अंदर इसको हम गर्म करते हैं, तो जो बॉक्साइट होता है वो एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड यानी ऑक्साइड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी कोई और ऑक्साइड फॉर्म में हो जाता है तो उससे हमको मेटल को निकालना आसान हो जाता है। तो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसा करने से हमको फायदा क्या हुआ, कैल्सिनेशन कर तो दिए हम, कैल्सिनेशन करने का हमको ये तीन चीज फायदा मिलता है। पहला, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर एक्सपेल्ड। जब हम ओर को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होता है वो बाहर उड़ जाता है। तो जो भी उड़ने वाला पदार्थ होता है कि गर्म करके जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होता है वो बाहर निकल जाता है, उड़ जाता है, मतलब एटमोसफेयर में उड़ जाता है। दूसरा, मॉइस्चर इज एक्सपेल्ड। जो भी उसके अंदर नमी होगा वो, मतलब किसी भी चीज़ को आप गर्म करोगे तो क्या होगा, मॉइस्चर बाहर आ जाएगा, और मॉइस्चर बाहर आ जाएगा तो उसके अंदर पानी सूख जाएगा। कार्बोनेट ओर्स चेंज इनटू ऑक्साइड ओर। कैल्सिनेशन करने से जो कार्बोनेट ओर होता है, जैसे PbCO3 एंग्लिसाइड ओर है, तो कार्बोनेट ओर है ये। तो कार्बोनेट ओर भी ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोनेट ओर भी ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैल्सिनेशन करने से ओर के अंदर क्या चेंज आता है, पहला वोलेटाइल इम्प्योरिटीज उड़ जाता है, दूसरा मॉइस्चर इज एक्सपेल्ड, मतलब जो भी उसके अंदर वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, और कार्बोनेट और ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट इन केस ऑफ कार्बोनेट और हाइड्रेट ऑफ ऑक्साइड और। तो कैल्सिनेशन किस तरह के ओर में किया जाता है, कार्बोनेट ओर में या हाइड्रेट ऑफ ऑक्साइड के ओर में। ये क्या है, एल्युमिनियम
ये क्या है, हाइड्रेट ऑफ ऑक्साइड ओर। तो आगे देखो रोस्टिंग क्या है, व्हाट इज रोस्टिंग। तो रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन द प्रोसेस ऑफ सप्लाई ऑफ एयर एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसमें क्या था, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर था या एब्सेंस ऑफ एयर, लेकिन रोस्टिंग के अंदर हम एयर का सप्लाई जारी रखते हैं। तो एयर के प्रेजेंस में और जो हम ओर को हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, एयर के प्रेजेंस में ओर को हीट करना उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग करने से हमको क्या फ़ायदा है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज बाहर चला जाता है, उड़ने वाला जो इम्प्योरिटीज है बाहर निकल जाता है, तो इससे हमारा क्या होता है, प्योर हो जाता है, और मॉइस्चर एक्सपेल्ड और सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होता था, और क्योंकि एयर के प्रेजेंस में हम रोस्टिंग कर रहे हैं, एयर के प्रेजेंस में हम ओर को हीट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा हीटिंग, रोस्टिंग, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रोस्टिंग। और रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिंक ब्लेंड कैसा ओर है, सल्फाइड ओर है, तो जिंक ब्लेंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ZnO क्या है, जिंक ऑक्साइड, तो ZnO में कन्वर्ट हो गया। Both calcination and roasting are carried out in a special type of furnace called reverberatory furnace। तो जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग एक स्पेशल टाइप के फर्नेस में किया जाता है, भट्ठी में किया जाता है, उस भट्ठी का नाम है रिवर्बेरेटरी फर्नेस, रिवर्बेरेटरी फर्नेस। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो क्या डिफरेंस है देख लो एक बार, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। कैल्सिनेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। कैल्सिनेशन क्या होता है, ओर को हीट किया जाता है, ओर को हीट किया जाता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में या इन एब्सेंस ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई मतलब बहुत ही कम हवा, तो उसको क्या बोल सकते हो, एब्सेंस, हवा का प्रेजेंस बिल्कुल जीरो है। और रोस्टिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा के प्रेजेंस में ओर को हीट करना रोस्टिंग कहलाता है। तो कैल्सिनेशन इज जनरली यूज्ड टू कन्वर्ट हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड में या उसके सल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हम रोस्टिंग करते हैं। तो सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड या सल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग का करते हैं, जबकि हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट ओर के उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन करते हैं। इम्प्योरिटीज इवेपोरेट ऑन हीटिंग। तो क्या बोलते हैं, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज क्या होता है, हीट करने से बाहर चला जाता है, मतलब हीट करने से वोलेटाइल इम्प्योरिटीज उड़ जाता है, एटमोस्फेयर में बाहर निकल जाता है। तो उससे हमारा वही लिखा है, इम्प्योरिटीज इवेपोरेट ऑन हीटिंग। इम्प्योरिटीज जो है इवेपोरेट हो जाता है गर्म करने से। इम्प्योरिटीज आर ऑक्सीडाइज्ड एंड देन इवेपोरेटेड। इसके रोस्टिंग के अंदर इम्प्योरिटीज पहले क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और तब इवेपोरेट होता है, तब बाहर जाता है एटमोस्फेयर में। द कैल्साइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, मतलब सड़ने गलने का रिएक्शन हो सकता है। मतलब ऑक्साइड के अंदर कोई इम्प्योरिटीज होगा तो वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, गर्म करने पर सड़ेगा गलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन रोस्टिंग। इसके अंदर सड़ने गलने वाला कोई रिएक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है। द कैल्साइंड मास ऑफ द ओर बिकम्स हाईली पोरस। जो कैल्साइंड मास आपको निकला हीट करने के बाद, जो आपको हीट करने के बाद, देखो इधर पिछला स्लाइड में देखो, जो यहाँ पे जैसे क्या है, PbCO3 एंग्लिसाइड को आप हीट किए, गर्म किए, ये गर्म का साइन है, गर्म किए तो PbO दिया, ये क्या होता है, हाईली पोरस होता है। Al2O3 हाईली पोरस होता है। ZnO हाईली पोरस होता है, मतलब इसके अंदर होल होता है। हाईली पोरस का मतलब इसके अंदर छोटा छोटा छेद होता है, तो इसको बोलते हैं हाईली पोरस। द मास बिकम्स लेस पोरस ऑन रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंदर जो हमको मास बाहर निकल कर आता है रोस्टिंग के बाद, वो क्या होता है, लेस पोरस होता है, इसमें बहुत ही कम होल होता है। मतलब ये ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में रहता है और ये कम सॉलिड फॉर्म में रहता है, मतलब इसका मास कम होगा और इसका मास ज़्यादा होगा। तो रोस्टिंग के अंदर जो मास निकल कर आता है उसका मास ज़्यादा होता है, जबकि कैल्सिनेशन के अंदर, क्योंकि कैल्सिनेशन में पोरस है मास, तो पोरस मास का वेट कम होगा, और हाईली पोरस जो पोरस नहीं होगा उसका मास ज़्यादा होगा। तो कैल्सिनेशन के अंदर
इसका मास कम निकल कर आता है और इसका मास ज़्यादा निकल कर आता है। डोर्स ऑफ द फर्नेस केप्ट क्लोज ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्योंकि हवा का सप्लाई बिल्कुल ही नहीं रखना है, तो जो फर्नेस का जो डोर होगा, जो भट्ठी का दरवाज़ा होगा, उसको पूरे कैल्सिनेशन प्रोसेस के दौरान क्लोज करके रखना है, बंद करके रखना है। अब यहाँ पे जो भट्ठी का दरवाज़ा होगा, डोर्स ऑफ द फर्नेस आर केप्ट ओपन फॉर फ्री सप्लाई ऑफ एयर ड्यूरिंग रोस्टिंग, तो रोस्टिंग के टाइम पे जो डोर होता है उसको खुला रखते हैं ताकि एयर का सप्लाई बना रहे। तो ये था आपका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच का डिफरेंस। दोनों में ही क्या कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों के अंदर ही ओर को हीट किया जाता है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हमें आपको समझ में आया होगा। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों के अंदर ही क्या होता है कि ओर को हम उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब कैल्सिनेशन के बाद जो हमारा प्रोसेस आता है रिडक्शन, जो कंसनट्रेटेड ओर है उसको हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट किए थे, ताकि ऑक्साइड से हमको मेटल निकालने के में आसानी होता है। तो रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, जनरली ऑक्साइड्स। तो रिडक्शन मेटल का जो कंपाउंड हमको बना था ऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्साइड जिंक बॉक्साइड को गर्म करके हम क्या किए थे, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किए थे। तो ऑक्साइड जैसे पिछला स्लाइड में तुम देखोगे क्या है, Al2O3 बॉक्साइड को गर्म किए तो यानी कैल्सिनेशन किए बॉक्साइड का, तो क्या निकला तुमको Al2O3। तो Al2O3 क्या है, Al2O3 ऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो ऑक्साइड के फॉर्म से हमको निकालना क्या है, इससे निकालना है हमको अल्युमिनियम। अल्युमिनियम क्या है, मेटल है। तो ऑक्साइड से अल्युमिनियम को निकालना ज़्यादा आसान है। तो इस प्रोसेस को, ऑक्साइड से अल्युमिनियम के निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, जनरली ऑक्साइड्स। आफ्टर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट द ओर में बी सब्जेक्टेड टू रिडक्शन प्रोसेस। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होने के बाद ओर का कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है, रिडक्शन ट्रीटमेंट किया जाता है। तो रिडक्शन बाय हीट अलोन, रिडक्शन हम हीट के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग में क्या होता है कि जो ऑक्साइड में जो कन्वर्ट हुआ था उसके अंदर हम कार्बन ऐड करते हैं, कार्बन को ऐड करते हैं। तो या तो हीट के थ्रू डायरेक्ट हीट करके हम रिडक्शन कर सकते हैं, या स्मेल्टिंग करके रिडक्शन कर सकते हैं। तो रिडक्शन बाय हीट अलोन देखो, द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल विच ऑक्यूपाई लोअर पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज हम बताए थे पिछली क्लास में, तो एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे जो लोअर पोजीशन रखते हैं मेटल, उनको रिडक्शन व हीट करके निकालना आसान होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे कौन था, सबसे नीचे था क्या बोलते हैं, सोना को क्या बोलते हैं, गोल्ड के ऊपर कौन था, Hg, मरकरी Hg। तो रिएक्टिविटी सीरीज में, जो एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे जो पोजीशन रखते हैं जो मेटल, उनको हीट करके निकालना ज़्यादा आसान है। तो ऑक्साइड ऑफ द मेटल विच ऑक्यूपाई लोअर पोजीशन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ हीट अलोन। फॉर एग्जांपल, मरकरी इज प्रोड्यूस्ड बाय रोस्टिंग इट्स ओर। मरकरी का ओर क्या होता है, मरकरी का ओर है सिनाबार। तो सिनाबार को हम रोस्टिंग के हेल्प से तो क्या करते हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो सिनाबार का जब हम रोस्टिंग कर देंगे, रोस्टिंग भी एक तरह का क्या है, हीटिंग प्रोसेस है रोस्टिंग। तो सिनाबार का हम रोस्टिंग करके, सिनाबार को हीट करके हम निकाल सकते हैं क्या, सिनाबार से हम Hg निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मरकरी निकाल सकते हैं। तो वैसे मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में लोअर पोजीशन रखते हैं, जो नीचे वाले पोजीशन रखते हैं, उनको हम डायरेक्ट हीट करके उससे मेटल को हम निकाल सकते हैं। तो सल्फाइड, तो इसमें होता क्या है, सिनाबार का फॉर्मूला क्या है, HgS। तो इन दिस प्रोसेस सल्फाइड और फर्स्ट चेंज इनटू ऑक्साइड। तो इसमें होता क्या है कि सल्फाइड और को पहले ऑक्साइड और में कन्वर्ट किया जाता है और दोबारा उसको हीट करके उससे मेटल को निकाल लिया जाता है। एग्जांपल देख लो, सिनाबार 2HgS, इसको क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ऑक्सीजन एयर के सप्लाई, एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो 2HgS + 3O2 इक्वल टू 2HgO + 2SO2। तो पहले इसको एक बार सिनाबार को हीट करके हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में HgO में कन्वर्ट कर लिए, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिए, और इस ऑक्साइड को दोबारा
2HgO को दोबारा हीट किए, ये डेल्टा का सिंबल है हीट, इसका मतलब क्या होता है हीट देना, गर्म करना। अब दोबारा इसको HgO को हीट करके ये क्या निकल गया हमारा He मेटल निकल गया, तो रिडक्शन हमारा हो गया, मेटल हमारा आ गया बाहर। अब है स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस में आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, मेटल्स प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें कुछ मेटल सबसे ऊपर है और कुछ मेटल बीच में है और कुछ मेटल सबसे नीचे हैं। तो वैसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में आते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो बीच में मेटल आते हैं, यहाँ पर उनको हम स्मेल्टिंग प्रोसेस से, रिएक्टिविटी सीरीज जो नहीं देखे पिछले क्लास में देख लेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज बताए हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो बीच में आने वाले जो मेटल हैं उनको हम स्मेल्टिंग प्रोसेस से बाहर निकालते हैं। तो मेटल्स प्रेजेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इफेक्ट ऑफ हीट अलोन। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो बीच वाले मेटल हैं, बीच वाले मेटल कौन कौन सा हो, रिएक्टिविटी सीरीज में बीच के जो बीच में एटम है उसका बेस्ट एग्जांपल है फेरस, आयरन। तो आयरन क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज का बीच वाला एटम है, तो इसको हम स्मेल्टिंग प्रोसेस के हेल्प से निकालते हैं। तो दे आर प्रोड्यूस बाय रिडक्शन ऑफ देयर कंपाउंड विथ सम रिड्यूसिंग एजेंट विच इज यूजुअली कार्बन। तो कार्बन को इसमें ऐड किया जाता है और उसके हेल्प से हम आयरन को फिर बाहर रिड्यूस करके बाहर निकालते हैं। द रोस्ट इन दिस प्रोसेस द रोस्टेड और कैल्साइंड और इज मिक्सड विथ सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कोक या फिर चारकोल। कोक या चारकोल को इसके अंदर मिक्स किया जाता है। जो कैल्साइंड और होता है या रोस्टेड और होता है उसके अंदर कोक या चारकोल दोनों में ही कार्बन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। और ये कार्बन और कोक किस तरह से काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का काम है कि फेरस के अंदर अगर कोई ऑक्साइड है प्रेजेंट या इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको रिड्यूस करना, और फेरस आयरन को उससे बाहर निकालना। तो आयरन को तोड़ना, आयरन ऑक्साइड को तोड़ करके उससे आयरन को बाहर निकालना। एंड इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर। तो कोक या चारकोल को फेरिक ऑक्साइड में ऐड करके उसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। एबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, और जो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा उसके ऊपर उसको हीट करके तो ड्यूरिंग रिडक्शन एन एडिशनल रिएजेंट इज ऑल्सो एडेड टू द ओर टू रिमूव द इम्प्योरिटी। तो रिडक्शन के टाइम पे एक एडिशनल रिएजेंट भी ऐड किया जाता है। तो एग्जांपल है जैसे कार्बन प्लस O2 CO2। तो ये पूरा प्रोसेस है रिडक्शन का जिसमें स्मेल्टिंग किया जाता है। तो आपको इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। तो यहाँ पे हमारा स्मेल्टिंग खत्म होता है। इतना पढ़ लोगे स्मेल्टिंग में बहुत है, इससे ज़्यादा लिखने के लिए नहीं। अब स्मेल्टिंग के बाद आता है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है, थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस एल्युमिनियम पाउडर इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। पहले क्या किए थे, हीटिंग, उसके बाद किए थे कार्बन को ऐड करके उसका नाम दे दिया स्मेल्टिंग। अब यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका नाम पड़ गया एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस या थर्माइट प्रोसेस। तो एल्युमिनियम का ऐड करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेटल को रिड्यूस कर रहे हैं, मेटल को अलग कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। सर्टेन स्टेबल ऑक्साइड लाइक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, फेरिक ट्राइऑक्साइड, Mn3O4 आर नॉट इजिली रिड्यूस्ड बाय द कार्बन। अब वैसे ऑक्साइड जो काफ़ी स्टेबल फॉर्म में रहते हैं, मतलब जल्दी वो टूटते नहीं हैं, जैसे कि Cr2O3 बहुत ही स्टेबल फॉर्म में रहता है, Fe2O3। तो इनको तो Cr2O3 से क्या निकलेगा, क्रोमियम को हमको बाहर करना है। क्या करना है, क्रोमियम क्या है, एक मेटल है, इसको बाहर करना है। तो इसके लिए हमको एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस करना पड़ता है। Cr2O3 में हमको एल्युमिनियम को ऐड करना पड़ता है, और एल्युमिनियम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जिससे कि हमको क्रोमियम बाहर निकालने में मदद करता है। या फिर Fe2O3 से आपको अगर आयरन को बाहर करना है तो क्या करोगे, इसके अंदर पहले एल्युमिनियम ऐड करोगे और यहाँ से तुमको आयरन बाहर आएगा। तो ये पूरा थर्माइट वेल्डिंग, ये पूरा इक्विपमेंट बना होता है।
इसमें क्या करते हैं, इन सच केस एल्युमिनियम इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एट हायर टेम्परेचर। एल्युमिनियम को इसमें ऐड किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर। तो यहाँ से हमको क्रोमियम, फेरस या फिर मैंगनीज, ये सब एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस से बाहर आता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कर सकते हो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कर सकते हो, या रिडक्शन विथ मैग्नीशियम कर सकते हो, रिडक्शन विथ हाइड्रोजन भी कर सकते हो। अब लास्ट जो हमारा प्रोसेस आता है मेटल के अंदर, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट हो गया, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद रिडक्शन हो गया, रिडक्शन के बाद क्या होगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिडक्शन के बाद क्या होगा, मेटल को रिफाइन करना। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है, इसको देख लो। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्रूव मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। तो मेटल का हम क्या कर दिए, सब काम तो कर दिए, उसके बाद भी अगर कोई इम्प्योरिटी मेटल के अंदर प्रेजेंट है तो उसको क्या करेंगे, हम हटाएंगे। तो उसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्रूव मेटल, जो अब इतना प्रोसेस कर दिए, स्मेल्टिंग कर दिए, रिडक्शन कर दिए, इतना करने के बाद हमको क्या होगा, मेटल तो प्यूरिफाइड फॉर्म में आ गया है, लेकिन अब उसको दोबारा हम क्या कर रहे हैं, उससे इम्प्रूव कर रहे हैं, और उसको अच्छा बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन डिफरेंट मेथड्स आर अप्लाइड फॉर रिफाइनिंग मेटल। तो इम्प्योरिटीज, कैसा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है या कैसा मेटल उसके अंदर है, उसके प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे अलग अलग हमारे पास रिफाइनिंग का प्रोसेस है। पहला है डिस्टिलेशन। तो रिफाइनिंग का जो पहला मेथड है वो क्या है, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, वोलेटाइल मेटल्स लाइक जिंक एंड मरकरी आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। जैसे वोलेटाइल मेटल है, वोलेटाइल मेटल जैसे जिंक या मरकरी, इसको क्या करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड से हम क्या करते हैं, इसको प्यूरिफाई करते हैं। तो डिस्टिलेशन मेथड में होगा क्या, द प्योर मेटल डिस्टिल्स ओवर एंड इज कंडेंस्ड इन ए रिसीवर। तो इसमें क्या होगा कि जो अब मरकरी, जिंक या मरकरी, ये कैसा मेटल है, ये वोलेटाइल मेटल है। तो जब हम जिंक या मरकरी के जो इसका ऑक्साइड होगा या जो भी इसका सल्फेट होगा, उसको जब हम गर्म करेंगे तो जिंक और मरकरी क्या होगा, वोलेटाइल फॉर्म में उड़ जाएगा, और उसको हम एक रिसीवर में क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। उस वोलेटाइल को उड़ने नहीं देंगे, एक कंडेंस फॉर्म में एक रिसीवर में कलेक्ट कर देंगे, और जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह से वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हमारे काम का है, क्योंकि वोलेटाइल इम्प्योरिटीज के अंदर मेटल प्रेजेंट है, जिंक और मरकरी, उसको कलेक्ट कर लेंगे, और जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज है उसको अलग कर देंगे। इस तरह से डिस्टिलेशन मेथड से हम मेटल को निकाल सकते हैं। लिक्वेशन मेथड इज यूज्ड फॉर इजिली फ्यूजेबल मेटल लाइक बिस्मथ। अब लिक्वेशन का जो प्रोसेस है वो बिस्मथ, टीन और लेड जैसे मेटल के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो बिस्मथ, टीन और लेड ये कैसा मेटल है, इजिली फ्यूजेबल मेटल है, मतलब आसानी से ये मेटल किसी में फ्यूजेबल है, आसानी से इसमें कोई और मेटल ऐड किया जा सकता है। द क्रूड मेटल इज प्लेस्ड ऑन द स्लोपिंग अर्थ ऑफ द फर्नेस एंड हीटेड। तो जो ये बिस्मथ है या टीन है या लेड है, इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे स्लोपिंग सरफेस पे रखते हैं, इसको बोलते हैं अर्थ ऑफ फर्नेस, और इसको नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो जब हीट दोगे, स्लोपिंग अर्थ पे रख के हीट दोगे, तो हीट देने के बाद क्या होगा, ये मेटल होगा गर्म, मेटल क्या होगा, गर्म होगा, यहाँ पे गर्म होगा, और गर्म होके ये पिघल के नीचे आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो जो प्योर मेटल होगा वो पिघल के तो इसमें आके कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो इम्प्योरिटीज होगा वो यहीं पर चिपक जाएगा। तो इस तरह से हम प्योर मेटल को इस बकेट में कलेक्ट कर लिए, और जो इम्प्योर मेटल था वो यहीं पर चिपका रह जाएगा। तो इस तरह से जो मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटी था उसको हम लिक्वेशन प्रोसेस से प्यूरिफाई कर दिए। लिक्वेशन के बाद आता है पोलिंग। तो दो मेथड काफ़ी है, डिस्टिलेशन और लिक्वेशन। डिस्टिलेशन और लिक्वेशन जो है हमारा वो काफ़ी है तुम लोग के सिलेबस के अनुसार से। लिक्वेशन और डिस्टिलेशन, रिफाइनिंग, मेटल को रिफाइनिंग किया जाता है, डिस्टिलेशन, और फिर हमारा लिक्वेशन, और उसके बाद है पोलिंग। जिसको पोलिंग भी पढ़ना होगा पोलिंग भी पढ़ लेगा। फिर है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइन। तो मेटल को और अगर
जिसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जिस मेटल के अंदर प्रेजेंट होगा उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से शुद्ध किया जाता है। तो ये भी पढ़ सकते हो। अब आगे आते हैं हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है और उसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मतलब उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन मतलब उसका यूज क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आयरन का फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब आयरन का कलर कैसा है। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। तो आयरन का कलर होता है ग्रेइश, इसका कलर होता है ग्रेइश। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आयरन का 7.86 और ये कैसा मेटल है, हैवी मेटल है। 7.86 स्पेसिफिक ग्रेविटी होने का मतलब बहुत ही हैवी मेटल है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयरन का होता है 1530 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 1530 डिग्री सेल्सियस तक अगर मेटल आयरन को गर्म करोगे तो यहाँ पे आके आयरन का होगा गर्म हो जाएगा। और जबकि 2450 डिग्री सेल्सियस पर अगर आयरन को हीट कर दिए तो यहाँ पे आके ये क्या आ जाएगा, बॉयल करने लग जाएगा, खोलने लग जाएगा। और देखो आयरन का क्या प्रॉपर्टीज है। फिर है हार्डनेस। हार्डनेस में आयरन का हार्डनेस कैसा होता है, हार्ड होता है। हार्डनेस कैसा होता है, हार्ड। हार्डनेस को हम पिछले क्लास में कैसे बताए थे, हार्डनेस को कैसे डिफाइन करना है। अब हार्डनेस का डेफिनेशन ये है कि किसी भी मेटल के अंदर अगर मेटल को आप स्क्रैच करते हो, मतलब उस स्क्रैच करते हो तो उसको उस पर जल्दी उसके ऊपर कोई निशान नहीं आएगा, कोई बियर टीयर जल्दी नहीं आएगा। तो वैसा मेटल जो बियर टीयर या स्क्रैच को रेजिस्ट करता है ज़्यादा, तो वैसे मेटल का हार्डनेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आयरन का जो हार्डनेस है, आयरन पे जल्दी रगड़ नहीं पड़ता है, तो और इसका बियर टीयर बहुत ही कम होता है। तो इसलिए आयरन कैसा मेटल है, हार्ड मेटल है। फिर है कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयरन जो है, आयरन के अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ये क्या है, सुचालक है। तो फेयर है, अच्छा होता है, जल्दी गर्म भी हो जाता है। और हीट का भी हीटिंग मतलब कंडक्टिविटी भी अच्छा है और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा है। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो आयरन कैसा है, मैलिएबल भी है और डक्टाइल है। मतलब आयरन को खींच करके आप पतला वायर में भी बना सकते हो, यानी डक्टाइल है। और आयरन को पीट करके छोटा छोटा शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये मैलिएबल है। एनी स्पेशल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आयरन कैसा बिहेवियर शो करता है, मैग्नेट। मैग्नेट को जब आयरन के पास ले जाओगे तो ये क्या होगा, चिपकेगा। एप्लीकेशन ऑफ आयरन मतलब आयरन का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ राउट आयरन, राउट आयरन स्टील या एलॉय मेटल स्टील बनाने में। फिर चेन बनाने में, नेल क्या होता है, काटी जिसको बोलते हैं, वायर बनाने में, हुक बनाने में, पाइप बनाने में, आयरन का पाइप। यूज फॉर कास्टिंग स्टोव, स्टोव बनाने में। रेलवे स्लीपर बनाने में, रेलवे का जो स्लीपर होता है, इस तरह का जो रेलवे का स्लीपर होता है उसको क्या बोलते हैं, इस तरह नहीं, रेलवे का जो पटरी होता है वो किसके ऊपर स्टैंड होता है, स्लीपर के ऊपर। तो रेलवे का स्लीपर बनाने में आयरन का यूज होता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट बनाने में। फिर ये सब तो खुद ही से पढ़ सकते हो, कॉपर का फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा है, तो ये तो खुद से पढ़ने वाला चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा आज क्या हुआ, मेटल चैप्टर खत्म हो गया। अगला जो हमारा मेटल, कोबाल्ट, ये सब का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हो। जैसे कोबाल्ट का हम पढ़ के बताते हैं। कोबाल्ट का यूज कहाँ है, इट इज यूज इन मेकिंग एलॉयज लाइक एलनिको। एलनिको जैसे एलॉय बनाने में। तो एलॉय क्या होता है अगले क्लास में बताएंगे, व्हाट इज एलॉय। ये तो पहला क्लास में बोले थे। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज कोबाल्ट 60 एंड कोबाल्ट 60 यूजफुल है। गामा रे सोर्स, कोबाल्ट 60 से कैसा रे निकलता है, गामा रे सोर्स निकलता है। कोबाल्ट साल्ट आर यूज इन कलरिंग ग्लास एंड पॉटरी। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। जिंक का एप्लीकेशन कहाँ पे है, जिंक का यूज होता है एलॉय सच एज ब्रास बनाने में। ब्रास क्या है, एलॉय है, जर्मन सिल्वर बनाने में। उसके बाद है यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन शीट, गैल्वेनाइजिंग आयरन शीट बनाने में। यूज्ड इन बैटरी एंड ड्राई सेल, बैटरी और ड्राई सेल बनाने में जिंक का यूज होता है। तो आज हमारा मेटल जो चैप्टर है खत्म हो गया। अगला जो क्लास होगा उसमें क्या पढ़ेंगे, सिल्वर। सिल्वर का यूज कहाँ होता है, चांदी का यूज तो सबको पता है ना। यूज्ड इन मेकिंग कॉइन, ऑर्नामेंट्स, डेकोरेटिव पार्ट, सिल्वर्स, ये सब सिल्वर प्लेटिंग ऑफ मेटेलिक आर्टिकल्स। तो सिल्वर का यूज है। यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर साल्ट विच आर यूज इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर, फोटोग्राफी। सिल्वर का यूज। एक्सरे यूज इन टंगस्टन। टंगस्टन का यूज कहाँ है, यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। टंगस्टन का कलर कैसा है, टंगस्टन का पहले सिंबल होता है W, और टंगस्टन का कलर कैसा है, सिल्वरी वाइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी 19.3, वेरी हैवी।
मतलब स्पेसिफिक जिसका ज़्यादा होता है वो मेटल उतना ही भारी होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो, हार्ड होता है, कंडक्टिविटी अच्छा है इसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। यूज क्या है टंगस्टन का? यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने में हम यूज करते हैं। मतलब जो बल्ब होता है हमारे घरों में, उसका जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब में यूज होता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स एंड रॉकेट इंजन नोजल्स। तो ये सब बनाने में टंगस्टन। तो आज चैप्टर हमारा मेटल खत्म हो गया, अच्छे से पढ़िएगा मेटल। एलवाय अगला लेक्चर में होगा। थैंक यू।